आज हम भारतीय संविधान की उन 12 सूचियों की गहराई में उतरेंगे जिन्हें हम अनुसूचियां या शेड्यूल्स कहते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हर अनुसूची को बहुत सरल भाषा में समझाते हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये भारत की कहानी कैसे बताती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल बहुत ही बुनियादी है। जब संविधान में 395 अनुच्छेद पहले से ही थे, तो इन अलग से अनुसूचियों की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, अगर हर राज्य का नाम, हर पद के वेतन का ब्यौरा या शपथ का पूरा फॉर्मेट अनुच्छेदों में ही लिख दिया जाता, तो संविधान एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल जैसा लगता, बहुत बोझिल हो जाता। अच्छा, बहुत ज्यादा डिटेल्स हो जाती। हाँ, तो अनुसूचियां एक तरह से संविधान का अपेंडिक्स हैं। वो मुख्य दस्तावेज को साफ सुथरा रखती हैं और जो विस्तृत जानकारी है उसे एक लिस्ट के तौर पर अलग से दे देती हैं। ये तो दिलचस्प है। और ये भी कि मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी और अब 12 हैं। ये अपने आप में एक विकास की कहानी लगती है। बिल्कुल। ये जो 4 नई अनुसूचियां हैं, ये हमें बताती हैं कि 1950 के बाद भारत के सामने क्या नई चुनौतियां आईं, पर उस पर हम बाद में आएंगे। चलिए पहले उन अनुसूचियों को समझते हैं जिन्होंने देश की नींव रखी, पहली से लेकर चौथी अनुसूची तक। ठीक है, तो राष्ट्र का ब्लूप्रिंट। पहली अनुसूची तो सीधी सादी लगती है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक लिस्ट। हाँ, पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल भारत की भौगोलिक और राजनीतिक रूपरेखा है। इसमें 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दिया गया है। तो ये एक तरह से भारत का आधिकारिक नक्शा है। बिल्कुल। जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे तेलंगाना बना या जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने, तो सबसे पहला बदलाव इसी अनुसूची में होता है। समझ गया। तो देश का नक्शा तय हो गया। अब इस देश को चलाने वाले जो प्रमुख पद हैं, उनके बारे में क्या? यहाँ दूसरी अनुसूची की भूमिका आती है। जी, दूसरी अनुसूची सेकंड शेड्यूल उन उच्च संवैधानिक पदों की गरिमा और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन, भत्ते यानी इमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस का जिक्र है। अच्छा, इसके पीछे सोच क्या थी? सोच ये थी कि इन पदों पर बैठे लोग वित्तीय चिंताओं से मुक्त होकर बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से अपना काम कर सके। ठीक है, वेतन भत्तों से उनकी वित्तीय स्वतंत्रता तो हो गई, लेकिन इन पदों की गरिमा के लिए उनकी निष्ठा भी तो जरूरी है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और यहीं पर आती है तीसरी अनुसूची, थर्ड शेड्यूल। यह शपथ और प्रतिज्ञान यानी ओथ्स एंड अफर्मेशंस के प्रारूपों से संबंधित है। जो शपथ मंत्री या जज लेते हैं। हाँ, जब कोई मंत्री, सांसद या न्यायाधीश अपना पद लेता है, तो वो इसी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। पर यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है जो परीक्षाओं के लिए भी जरूरी है। क्या? इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का प्रारूप नहीं है। उनका प्रारूप उनके संबंधित अनुच्छेदों में, जैसे राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 60 में अलग से दिया गया है। अरे वाह, ये एक ऐसी बारीक जानकारी है जो अक्सर छूट जाती है। तो हमने क्षेत्र देख लिया, वेतन देख लिया और शपथ भी। अब इस ब्लूप्रिंट का चौथा स्तंभ है चौथी अनुसूची। इसका संबंध राज्यसभा से है। जी, चौथी अनुसूची फोर्थ शेड्यूल भारतीय संघवाद फेडरलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन एलोकेशन ऑफ सीट्स करती है। और इसका आधार क्या होता है? इसका आधार जनसंख्या है। इसीलिए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से 31 सदस्य आते हैं, तो वहीं गोवा जैसे छोटे राज्य से सिर्फ 1। यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र में राज्यों की आवाज भी सुनी जाए। तो देश का ढांचा तैयार हो गया, लेकिन भारत की असली चुनौती तो उसकी विविधता को संभालने में थी। मुझे लगता है अगली अनुसूचियां इसी पर फोकस करती हैं। बिल्कुल सही। अब हम शासन के कुछ विशेष सिद्धांतों की बात करेंगे और यहाँ 5वीं और 6ठी अनुसूची की भूमिका आती है। इनमें अक्सर लोगों को बहुत भ्रम होता है। हाँ, ये कंफ्यूजन मैंने भी देखा है। इन्हें सरल तरीके से कैसे समझ सकते हैं? देखिए, 5वीं अनुसूची फिफ्थ शेड्यूल देश के उन क्षेत्रों के लिए है जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरियाज कहा गया है, जहां अनुसूचित जनजातियों
यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बड़ी आबादी है। अच्छा। इसका उद्देश्य इन जनजातियों की जमीन, उनकी संस्कृति, उनकी स्वायत्तता की रक्षा करना है। इन क्षेत्रों में राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां होती हैं, लेकिन और ये सबसे जरूरी अंतर है, यह अनुसूची 4 राज्यों पर लागू नहीं होती: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इन्हीं 4 राज्यों के लिए छठी अनुसूची बनाई गई है। पर ऐसा क्यों? इन 4 राज्यों में ऐसा क्या खास था? इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। इन पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियों की अपनी बहुत मजबूत पारंपरिक स्वशासन प्रणालियां थीं, तो संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि उन्हें सामान्य से भी ज्यादा स्वायत्तता की जरूरत है। इसलिए छठी अनुसूची 6 शेड्यूल सिर्फ इन 4 राज्यों के लिए है। याद रखने के लिए AMTM कोड इस्तेमाल होता है: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ANTM, ठीक है। इसके तहत स्वायत्त जिला परिषदें यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं, जिन्हें जमीन, जंगल और सामाजिक रीति रिवाजों पर कानून बनाने की काफी शक्तियां दी गई हैं। यानी ये भारतीय संविधान के लचीलेपन का एक और उदाहरण है। इसी से जुड़ा है शक्तियों का बंटवारा, जो 7वीं अनुसूची का केंद्र है। इसे तो भारतीय संघवाद की रीढ़ कहते हैं। बिल्कुल। बिना किसी शक के 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल वो धुरी है जिस पर केंद्र और राज्यों के संबंध घूमते हैं। यह शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से करती है। हाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। बिल्कुल। पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। इसमें रक्षा, रेल जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इन पर सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। ठीक है। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, कृषि जैसे स्थानीय महत्व के विषय हैं, जिन पर राज्य कानून बनाते हैं। और तीसरी सबसे दिलचस्प है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें तो वो विषय हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, शिक्षा, वन, विवाह जैसे विषय। इन पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। यह सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो अब हम उन अनुसूचियों पर आते हैं जो संशोधनों के जरिए जोड़ी गईं। हर नई अनुसूची एक नए दौर की कहानी कहती है। सही कहा आपने। और इस कहानी में 8वीं अनुसूची भी शामिल है। हालांकि ये मूल संविधान का हिस्सा थी, पर इसका विकास संशोधनों से ही हुआ है। ये भारत की भाषाई विविधता को संवैधानिक मान्यता देती है। इसमें अब 22 भाषाएं हैं, है ना? जी, मूल रूप से 14 थीं, आज 22 हैं। समय समय पर सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जैसी भाषाओं को जोड़ा गया। ये दिखाता है कि भारत ने भाषाई आकांक्षाओं को कितना महत्व दिया है। इसके बाद आती है 9वीं अनुसूची, जो शायद सबसे विवादास्पद रही है। इसे तो पहले ही संशोधन 1951 में जोड़ दिया गया था। आजादी के तुरंत बाद ऐसी क्या जरूरत आ गई थी? इसके पीछे की कहानी आजाद भारत के शुरुआती संघर्ष की है। सरकार सामाजिक न्याय के लिए भूमि सुधार मतलब लैंड रिफॉर्म्स करना चाहती थी। जमींदारी प्रथा खत्म करना। हाँ, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। लेकिन जमींदार संपत्ति के मौलिक अधिकार का हवाला देकर इन कानूनों को अदालतों में चुनौती दे रहे थे। इस न्यायिक अड़चन को दूर करने के लिए 9वीं अनुसूची बनाई गई। इसमें एक तरह का सुरक्षा कवच था। सुरक्षा कवच मतलब ये कि इस अनुसूची में डाल दिए गए किसी भी कानून को अदालत में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। लेकिन क्या ये न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? यही सबसे बड़ा सवाल था और दशकों तक इसी पर टकराव चला। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की समीक्षा हो सकती है अगर वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। तो अब वो कवच असीमित नहीं है। समझ गया। ये तो पूरी जमीन की राजनीति। अब बात करते हैं उस राजनीति की जिसने 10वीं अनुसूची को जन्म दिया, दल बदल। हाँ, 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल की कहानी 1970 और 80 के दशक की राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ी है। उस दौर में आयाराम गयाराम की संस्कृति बहुत हावी थी, जहां विधायक और सांसद फायदे के लिए पार्टियां बदल लेते थे और सरकारें गिर जाती थीं। बिल्कुल। इसी अवसरवाद को रोकने के लिए 1985 में 52वें संशोधन से दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया।
इसके तहत कुछ शर्तों के साथ अपनी पार्टी बदलने पर सदस्य को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। ये कानून कागज पर तो मजबूत लगता है, लेकिन अक्सर स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठते रहते हैं। हाँ, ये बहस का एक बड़ा मुद्दा है, पर ये कानून राजनीतिक स्थिरता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और अब हम आते हैं आखिरी 2 अनुसूचियों पर, 11वीं और 12वीं। मुझे लगता है ये लोकतंत्र को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांव और मोहल्ले तक ले जाने की कोशिश थी। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। 73वें और 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई ये 2 अनुसूचियां सत्ता के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम थी। 11वीं अनुसूची 11 शेड्यूल पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया। जी, और इसमें पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए हैं, जैसे कृषि, ग्रामीण आवास, पेयजल। इसी तरह 12वीं अनुसूची 12th शेड्यूल नगर पालिकाओं मतलब म्यूनिसिपैलिटीज की शक्तियों से संबंधित है। शहरी स्थानीय निकाय। हाँ, इसमें शहरी प्रशासन के 18 विषय हैं, जैसे शहरी नियोजन, सड़कें और जन स्वास्थ्य। इन दोनों का लक्ष्य जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना था। तो ये थी भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां, हर एक के पीछे कहानी, एक उद्देश्य। लेकिन परीक्षा के दबाव में इन्हें क्रम से याद रखना एक चुनौती हो सकती है। कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है, और यहाँ हमारे स्रोत में दी गई एक ट्रिक बहुत काम आती है। एक निमोनिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसका हर अक्षर एक अनुसूची को क्रम से दर्शाता है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये कैसे काम करता है? देखिए, T फॉर टेरिटरीज मतलब पहली अनुसूची, E फॉर इमोल्यूमेंट्स दूसरी, A फॉर एफर्मेशंस तीसरी, R फॉर राज्यसभा चौथी, S फॉर शेड्यूल्ड एरियाज पांचवी, O फॉर अदर ट्राइबल एरियाज छठी, F फॉर फेडरल लिस्ट सातवीं, O फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस आठवीं, L फॉर लैंड रिफॉर्म्स नौवीं, D फॉर डिफेक्शन 10वीं और P फॉर पंचायत्स 11वीं और M फॉर म्यूनिसिपैलिटीज 12वीं। ये तो वाकई बहुत उपयोगी है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। आज की चर्चा से ये साफ है कि ये अनुसूचियां सिर्फ सूचियां नहीं हैं, बल्कि ये भारत के विकास का एक आईना है। भूमि सुधार से लेकर भाषाई सम्मान तक और राजनीतिक स्थिरता से लेकर जमीनी लोकतंत्र तक हर संशोधन एक नई चुनौती का जवाब था। बिल्कुल, और ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज हम डिजिटल अधिकार, डेटा प्राइवेसी, पर्यावरण संरक्षण जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्या भविष्य में इन मुद्दों के लिए कभी 13वीं अनुसूची की जरूरत पड़ सकती है? और अगर हाँ, तो उसका विषय क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि हमारा संविधान हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा। किसी भी देश की पहचान क्या होती है? क्या सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा जिसे हम नक्शे पर देखते हैं, या फिर उस जमीन पर रहने वाले लोग? असल में दोनों। तो आज हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो हमें सीधा भारतीय गणतंत्र की इसी बुनियाद की गहराई में ले जाते हैं। बिल्कुल, हम पड़ताल कर रहे हैं भारतीय संविधान के बिल्कुल शुरुआती 11 अनुच्छेदों की। ये वो नींव के पत्थर हैं जो 2 सबसे बुनियादी सवालों का जवाब देते हैं। भारत का भूभाग क्या है और इस भूभाग पर रहने वाला भारत का नागरिक कौन है? बिल्कुल, और हमारे स्रोतों ने इसे समझने के लिए एक बेहतरीन ढांचा दिया है। संविधान के ये 2 हिस्से 2 मजबूत स्तंभों की तरह हैं। 2 स्तंभ? हाँ, पहला स्तंभ है द लैंड यानी हमारी भूमि, जिसकी बात भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से 4 में की गई है। ओके। और दूसरा स्तंभ है द पीपल यानी हमारे लोग, जिनकी पहचान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में तय होती है। हम एक एक करके इन दोनों स्तंभों की बनावट और इनके मतलब को समझेंगे। तो चलिए इस इमारत की पहली ईंट से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1, जो देश को उसका नाम और पहचान देता है। इसमें लिखा है, भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ होगा। ये सिर्फ 2 नाम नहीं है ना? हमारे स्रोतों में इसका जिक्र है। ये तो उस समय की पूरी बहस को अपने अंदर समेटे हुए है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ एक नामकरण नहीं, बल्कि एक तरह का समझौता था। संविधान सभा में इस पर बहुत गहरी बहस हुई थी। अच्छा। हाँ। कुछ लोगों का मानना था कि देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए, जो हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता और सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाता है। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। वहीं एक दूसरा पक्ष था जिसका मानना था कि इंडिया नाम से हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुकी है। सारी संधियां और समझौते इसी नाम से हुए हैं। तो संविधान ने दोनों को अपनाकर एक तरह से अतीत और भविष्य के बीच पुल बनाने की कोशिश की। एकदम। एक नाम हमारी पहचान से जुड़ा है
और दूसरा दुनिया से हमारे रिश्ते को दिखाता है। बिल्कुल, ये हमारे राष्ट्र के दोहरे चरित्र को स्वीकार करता है, प्राचीन भी और आधुनिक भी। लेकिन इस अनुच्छेद का जो दूसरा हिस्सा है, राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, वो शायद नामों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। राज्यों का संघ। हाँ, यहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। यूनियन ऑफ स्टेट्स कहने का मतलब साफ था, ये संघ किसी समझौते का नतीजा नहीं है कि राज्य जब चाहें इसे छोड़कर चले जाएं। मतलब कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। कभी नहीं। ये संघ अटूट है। तो मतलब ये कि भारत की बाहरी सरहदें तो पत्थर की लकीर हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन जब हम देश के अंदर देखते हैं तो हमारे स्रोतों में जो नक्शे हैं, मैं एक स्लाइड देख रहा हूं 1950 की, वो आज के नक्शे से बहुत अलग है। इसका मतलब अंदर की लकीरें उतनी पक्की नहीं है। यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है और अनुच्छेद 2 और 3 सामने आते हैं। ये दोनों अनुच्छेद हमारी संसद को भारत के नक्शे को बदलने की असाधारण शक्ति देते हैं, लेकिन अलग-अलग संदर्भों में। ओके। अनुच्छेद 2 जो है वो बाहरी विस्तार के लिए है। बाहरी विस्तार मतलब? नए इलाकों को भारत में शामिल करना। हाँ, वो इलाके जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। हमारे स्रोतों में इसका सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है 1975 का। सिक्किम। बिल्कुल, जब सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना, उस समय सिक्किम एक अलग देश हुआ करता था। अनुच्छेद 2 संसद को ऐसे नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश देने या उनकी स्थापना करने की शक्ति देता है। ठीक है, तो सिक्किम को शामिल करना बाहरी विस्तार हुआ, लेकिन हमारे स्रोतों में तेलंगाना का भी जिक्र है, जो 2014 में देश के भीतर ही एक बड़े राज्य आंध्र प्रदेश को तोड़कर बनाया गया था। क्या इसके लिए भी वही प्रक्रिया है या ये मामला ज्यादा जटिल होता है? यह एक बेहतरीन सवाल है और यहीं अनुच्छेद 3 की भूमिका आती है। ये अनुच्छेद 2 से बिल्कुल अलग है क्योंकि ये आंतरिक पुनर्गठन की बात करता है। आंतरिक मतलब घर के अंदर की बात। एकदम, यह संसद को शक्ति देता है कि वो किसी मौजूदा राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाओं में बदलाव कर सकती है या उसका नाम तक बदल सकती है। एक मिनट, अगर संसद किसी राज्य का नक्शा बदल सकती है, उसे 2 हिस्सों में बांट सकती है, तो ये तो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करने जैसा हुआ। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। हमारे स्रोतों के हिसाब से तो इसके लिए विशेष बहुमत वाली जटिल संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया होनी चाहिए थी। क्या ये इतना आसान था? आमतौर पर आप सही होते, किसी भी सामान्य सोच वाले व्यक्ति को यही लगेगा, लेकिन यहीं पर हमारे संविधान निर्माता एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं अनुच्छेद 4 के रूप में। अच्छा। अनुच्छेद 4 साफ साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नक्शे में किए गए किसी भी बदलाव को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कमाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि देश का आंतरिक नक्शा बदलने के लिए संसद को 2/3 जैसे विशेष बहुमत की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, संसद ये काम एक साधारण बहुमत से कर सकती है, जैसे कोई सामान्य कानून पास किया जाता है। वाह। इसीलिए एक स्लाइड में ये बहुत खूबसूरती से समझाया गया है, भारत एक अविनाशी संघ है जिसके राज्य विनाशी हैं। इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। हाँ, संघ नहीं टूट सकता, लेकिन राज्यों को प्रशासनिक, भाषाई या दूसरी जरूरतों के हिसाब से पुनर्गठित किया जा सकता है। ये केंद्र को जबरदस्त लचीलापन और शक्ति देता है। तो ये तो हुई जमीन की बात, एक अटूट बाहरी सीमा, लेकिन जरूरत के हिसाब से बदलने वाली आंतरिक सीमाएं। पर जमीन तो एक खाली कैनवास है, इस पर तस्वीर तो लोगों से बनती है। तो चलिए अब उस तस्वीर को देखते हैं। कौन है भारत का नागरिक? और यहाँ भी संविधान एक बहुत ही खास नजरिया अपनाता है। हमारे स्रोत बार बार एक तारीख पर जोर देते हैं, 26 जनवरी 1950। ये तारीख नागरिकता से जुड़े इन सभी अनुच्छेदों का केंद्र बिंदु है। ये तारीख इतनी अहम क्यों है? संविधान लागू होने का दिन? हाँ, क्योंकि नागरिकता से जुड़े ये अनुच्छेद यानी 5 से 11 भविष्य के लिए एक स्थायी कानून नहीं बना रहे थे। अच्छा। वे बस उस एक पल का स्नैपशॉट ले रहे थे। उनका एकमात्र और सीमित उद्देश्य ये तय करना था कि जिस दिन भारत एक संप्रभु गणतंत्र बना, उस दिन भारत का नागरिक कौन था और कौन नहीं। तो आगे का क्या? भविष्य में नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे जाएगी, ये सब तय करने का काम उन्होंने पूरी तरह से संसद पर छोड़ दिया। तो उस ऐतिहासिक दिन पर नागरिकता का आधार क्या था? अनुच्छेद 5 से शुरुआत करें तो किसे भारतीय माना गया? अनुच्छेद 5 ने सबसे बुनियादी और व्यापक आधार तय किया, अधिवास यानी डोमिसाइल।
डोमिसाइल। इसका मतलब है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता हो और यहीं स्थायी रूप से रहने का इरादा रखता हो। ठीक है। इसके साथ उसे 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती थी। या तो उसका जन्म भारत के भूभाग में हुआ हो, पहली शर्त। या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म यहाँ हुआ हो, दूसरी। या फिर वह संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो। ये एक बहुत समावेशी परिभाषा थी। लेकिन वो दौर सामान्य नहीं था। हमारे स्रोतों में जो स्लाइड्स हैं उनमें बंटवारे की दर्दनाक हकीकत दिखती है। बिल्कुल। पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान की तरफ जाते हुए लोगों की भीड़। उस उथल पुथल को संविधान ने कैसे संभाला? बिल्कुल, वो एक असाधारण स्थिति थी और उसके लिए असाधारण प्रावधानों की जरूरत थी। यहीं पर अनुच्छेद 6 और 7 आते हैं, जो सीधे सीधे बंटवारे की त्रासदी से जुड़े हैं। इन्हें एक साथ देखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये 2 अलग अलग तरह के प्रवास की बात करते हैं। अच्छा, तो पहले अनुच्छेद 6 की बात करते हैं। अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के इलाके से भारत आए थे। उनके लिए भी नागरिकता के दरवाजे खोले गए, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त क्या थी? एक कट ऑफ तारीख तय की गई, 19 जुलाई 1948। जो लोग इस तारीख से पहले आ गए थे उन्हें आसानी से नागरिक मान लिया गया। और जो बाद में आए? जो इसके बाद आए उन्हें पंजीकरण कराना जरूरी था और उसके लिए कम से कम 6 महीने भारत में रहना अनिवार्य था। और अनुच्छेद 7? ये किन लोगों के लिए था? अनुच्छेद 7 शायद उस दौर की सबसे जटिल और दुखद मानवीय स्थिति को संबोधित करता है। कैसे? ये उन लोगों के लिए था जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले तो गए थे, लेकिन वहां के हालात देखकर या किसी और वजह से वापस भारत लौटना चाहते थे। अच्छा, जो वापस आए? हाँ, उनके भारतीय नागरिकता के अधिकार खत्म हो गए थे, लेकिन अगर वे पुनर्वास के लिए सरकार के परमिट पर वापस लौटे तो उन्हें अनुच्छेद 6 के तहत पंजीकरण के जरिए नागरिक बनने का मौका दिया गया। ये तो बहुत मानवीय दृष्टिकोण था। बिल्कुल। आप सोचिए, रातों रात लोगों के घर, जमीन, पहचान सब कुछ बदल गया था। संविधान को उस घाव पर मरहम भी लगाना था और व्यवस्था भी बनानी थी। इसके अलावा अनुच्छेद 8 भी है, जो उन भारतीयों की बात करता है जो भारत में नहीं थे। हाँ, अनुच्छेद 8 ने उन लाखों भारतीय मूल के लोगों का ध्यान रखा जो उस समय विदेशों में रह रहे थे। तो उनके लिए क्या प्रावधान था? इसके तहत कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, वह जिस देश में रह रहा है वहां के भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर भारत का नागरिक बन सकता था। मतलब राष्ट्र की कल्पना सिर्फ उसकी भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। हमारे स्रोतों के एक स्लाइड में एक जलता हुआ भारतीय पासपोर्ट दिखाया गया है, जिसके बगल में एक विदेशी पासपोर्ट रखा है। यह एक नागरिकता के सिद्धांत से जुड़ा है ना? बिल्कुल। ये अनुच्छेद 9 है, जो बहुत ही सीधा और सख्त है। ये साफ कहता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसी पल उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। भारत में दोहरी नागरिकता के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब राष्ट्र के प्रति पूर्ण और अविभाजित निष्ठा। एकदम सही। और अब आते हैं आखिरी 2 अनुच्छेदों पर, 10 और 11, जिन्हें हमारे स्रोतों में संसद की सर्वोच्च शक्ति का स्रोत बताया गया है। इनका क्या काम है? ये दोनों अनुच्छेद आप कह सकती हैं कि भविष्य का दरवाजा खोलते हैं। अनुच्छेद 10 एक तरह की गारंटी देता है। गारंटी? कैसी गारंटी? ये कहता है कि जो भी व्यक्ति इन पिछले प्रावधानों के तहत भारत का नागरिक बन गया है वो आगे भी नागरिक बना रहेगा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा किंतु जुड़ा है। और वो क्या है? जब तक कि संसद कोई विपरीत कानून न बना दे। अच्छा, तो सारी शक्ति वापस संसद के पास आ जाती है। हाँ, और यहीं से अनुच्छेद 11 को अपनी शक्ति मिलती है। ठीक है। ठीक, वहीं से अनुच्छेद 11 नागरिकता के विषय पर संसद को सर्वोच्च और अंतिम अधिकार देता है। हर मामले में। भविष्य में नागरिकता कैसे प्राप्त की जाएगी, किन आधारों पर समाप्त होगी, इससे जुड़े हर एक पहलू पर कानून बनाने का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को दिया गया। संविधान निर्माताओं ने 1950 में दरवाजा सेट किया और चाबी संसद को थमा दी।
तो क्या संसद ने इस चाबी का इस्तेमाल किया? हाँ, और बहुत व्यापक रूप से। इसी अनुच्छेद 11 की शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। अच्छा, 1955 का कानून। हाँ, और ये जानना दिलचस्प है कि इस कानून ने नागरिकता के आधार को धीरे धीरे जन्म यानी जस सोली से ज्यादा वंश यानी जस संगविनिस पर केंद्रित कर दिया। मतलब अब ये ज्यादा मायने रखने लगा कि आपके माता पिता भारतीय हैं या नहीं? बिल्कुल। आज भी भारत में नागरिकता से जुड़े ज्यादातर मामले इसी 1955 के कानून और उसमें समय समय पर हुए संशोधनों से तय होते हैं। तो चलिए इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने 2 स्तंभों से शुरुआत की थी, जमीन और लोग। आखिर में ये सब मिलकर हमारे देश की कैसी तस्वीर बनाते हैं? संक्षेप में कहें तो जमीन के मामले में यानी भाग 1 हमें एक ऐसा राष्ट्र मिलता है जिसकी बाहरी एकता अखंड है, अटूट, लेकिन जिसके भीतर एक शक्तिशाली और लचीली केंद्र सरकार है जो देश की जरूरतों के हिसाब से आंतरिक नक्शे को बदल सकती है। हाँ, और लोगों के मामले में? और लोगों के मामले में यानी भाग 2 संविधान ने 1950 के लिए एक स्पष्ट और समावेशी आधार तय किया और भविष्य का हर फैसला संसद के विवेक पर छोड़ दिया। हमारे स्रोतों की आखिरी स्लाइड में एक बहुत खूबसूरत उपमा दी गई है। ये कहती है कि संविधान का भाग 1 हमारे राष्ट्र का शरीर है यानी उसका भूभाग, और भाग 2 उसकी आत्मा है यानी उसके नागरिक। वाह! और ये शरीर और आत्मा मिलकर ही भारत का निर्माण करते हैं। ये एक बेहतरीन सारांश है। यह हमें याद दिलाता है कि एक राष्ट्र सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं होता बल्कि लोगों से बनता है। सही बात है। लेकिन ये हमें एक जरूरी सवाल पर भी लाकर छोड़ता है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। क्या सवाल है वो? संविधान ने 1950 के बाद नागरिकता को परिभाषित करने की पूरी शक्ति संसद को सौंप दी। हाँ। उस शक्ति के इस्तेमाल ने खासकर 1955 के कानून और उसके बाद के संशोधनों ने इतने दशकों में एक भारतीय कौन है कि उस मूल विचार को कैसे बदला है और कैसे आकार देना जारी रखा है। आज हम भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद के बारे में बात करने वाले हैं, मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो हमें सिर्फ एक नागरिक नहीं बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति बनाते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन अधिकारों को संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक एक एक करके समझाते हैं। और हमारी पहली स्लाइड में ही एक बहुत भारी शब्द इस्तेमाल हुआ है, भारत का मैग्ना कार्टा। ये सिर्फ एक फैंसी नाम है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। देखिए, 13वीं सदी में इंग्लैंड में जब मैग्ना कार्टा आया था तो वो इतिहास में पहली बार था जब जनता ने राजा से कहा कि आपकी शक्ति असीमित नहीं है। अच्छा, हमारे भी कुछ अधिकार हैं। तो ठीक उसी तरह भारत के संविधान में मौलिक अधिकार सरकार यानी राज्य को कहते हैं कि आपकी ताकत की एक सीमा है, एक लक्ष्मण रेखा है। बिल्कुल। और उस सीमा के अंदर हर नागरिक की आजादी और सम्मान की पूरी गारंटी है। ये एक तरह से लोकतंत्र का सुरक्षा कवच है। ठीक है, तो ये कवच हमें मिलता किसके खिलाफ है? क्या मैं अपने पड़ोसी के खिलाफ इन अधिकारों की मांग कर सकता हूँ? यहीं पर शायद हमारी अगली स्लाइड काम आती है, आधार और परिभाषा। बिल्कुल सही सवाल। ये अधिकार मुख्य रूप से राज्य के खिलाफ है। राज्य के खिलाफ? जी, इसीलिए अनुच्छेद 12 सबसे पहले राज्य को परिभाषित करता है। इसमें संसद, सरकार, विधानसभाएं, नगरपालिका, पंचायत मतलब हर वो संस्था जो सरकारी ताकत का इस्तेमाल करती है वो शामिल है। ये परिभाषा जरूरी क्यों है? ताकि कोई भ्रम न रहे कि जवाबदेह कौन है। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने अधिकारों की मांग किससे कर रहे हैं। और मान लीजिए कि राज्य अपनी सीमा लांघ जाता है। अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो मेरे किसी मौलिक अधिकार को मान लीजिए छीनता हो, तब क्या होगा? तब अनुच्छेद 13 अपना काम करता है। इसे आप संविधान का गार्ड कह सकते हैं। गार्ड? हाँ, ये साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो पुराना हो या नया, अगर मौलिक अधिकारों से टकराएगा तो वो उस हद तक शून्य यानी अमान्य हो जाएगा। अमान्य हो जाएगा। और इसी अनुच्छेद से हमारी अदालतों को न्यायिक समीक्षा या जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, उसकी जबरदस्त ताकत मिलती है। मतलब अदालतें संसद के बनाए कानून को भी रद्द कर सकती हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये ताकतवर होने की लड़ाई नहीं है, ये संतुलन की बात है।
देखिए, ये अनुच्छेद असल में संविधान को ही सुप्रीम बनाता है। अच्छा, ये हमारी अदालतों को एक तरह का वीटो पावर देता है कि अगर सरकार कुछ ऐसा करे जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, तो जज कह सकते हैं नहीं, ये नहीं चलेगा। तो नींव तो मजबूत है। अब आते हैं उन अधिकारों पर जो इस नींव पर बने हैं। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। जी, राइट टू इक्वालिटी। और इन्हें एक साथ देखना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ये नहीं कहते कि सब बराबर हैं, बल्कि ये उन सभी सामाजिक दीवारों को तोड़ने की कोशिश करते हैं जो हजारों सालों से हमारे समाज में थीं। जैसे कि हो या गरीब, प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक, कानून की नजर में कोई भेद नहीं। और अनुच्छेद 15 इस बात को और आगे ले जाता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल, दुकानों, होटलों, कुओं, सड़कों पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये पढ़ना और सुनना आज शायद सामान्य लगे, लेकिन 1950 में ये एक सामाजिक क्रांति थी। सही बात है। और इसी क्रांति को और मजबूत करते हैं अगले 2 अनुच्छेद। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। मतलब ये सिर्फ भेदभाव को रोक नहीं रहा, ये समाज की एक बहुत गहरी कुरीति पर सीधा प्रहार कर रहा है। सीधा प्रहार। और अनुच्छेद 18 राजा, महाराजा, राय बहादुर जैसी उपाधियों को खत्म करता है, ताकि कोई भी जन्म के आधार पर खुद को दूसरों से ऊंचा न समझे। तो ये सब मिलकर एक बराबरी का मंच तैयार करते हैं। जी। तो बराबरी का मंच तो तैयार हो गया, पर इस मंच पर एक नागरिक आखिर करेगा क्या? यहीं से कहानी में एंट्री होती है स्वतंत्रता के अधिकार की। हाँ, और हमारी अगली स्लाइड इसी पर है। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की आजादियों का एक पूरा पैकेज है। पैकेज? हाँ, इन्हें आप एक आजाद नागरिक का टूल किट कह सकते हैं। इसमें बोलने की आजादी है, शांति से इकट्ठा होने की आजादी है, संगठन बनाने की आजादी है, और देश में कहीं भी आने जाने, बसने और कोई भी काम करने की आजादी भी है। जी, ये वो आजादियां हैं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में लोकतंत्र का एहसास कराती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। जी। क्या ये आजादियां असीमित हैं? क्या मैं अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कह सकता हूँ, किसी के बारे में भी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नहीं, ये आजादियां असीमित नहीं है। संविधान इन पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। उचित प्रतिबंध? हाँ, देश की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि या नैतिकता के आधार पर सरकार इन पर लगाम लगा सकती है। पर यह उचित प्रतिबंध वाली बात थोड़ी खतरनाक भी लग सकती है। कौन तय करेगा कि क्या उचित है? बिल्कुल, और यहीं पर न्यायपालिका की भूमिका फिर से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा। अदालतें ही ये तय करती हैं कि सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध उचित है या नहीं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और भारत में इस पर हमेशा बहस चलती रहती है। स्वतंत्रता के अधिकार में ही अनुच्छेद 21 भी आता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ। ये सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर मैंने सुना है कि ये हमारे संविधान का सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद है। बिना किसी शक के सुप्रीम कोर्ट ने इस एक अनुच्छेद की व्याख्या करके इसे एक महासागर बना दिया है। महासागर? जी। कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि गरिमा के साथ जीवन जीना है। गरिमा के साथ? और इसी गरिमा शब्द के अंदर से स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार और यहाँ तक कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी भी निकला है। ये एक जीवंत अनुच्छेद है। और इसी में 21A भी है, जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये तो बाद में जोड़ा गया था ना? जी हाँ, 86वें संशोधन से। और यह दिखाता है कि हमारा संविधान एक पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है। ठीक। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। ये किन लोगों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं? ये समाज के सबसे कमजोर और पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए है। अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीद फरोख्त, जिसे मानव तस्करी कहते हैं, और बेगार यानी जबरदस्ती बिना पैसे के काम कराने पर रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24? वो बाल मजदूरी पर रोक लगाता है, खासकर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या खदानों जैसी खतरनाक जगहों पर काम कराने से। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये अधिकार सिर्फ राज्य के खिलाफ नहीं, बल्कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के शोषण से भी बचाता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। अब बात करते हैं धर्म की।
हमारी अगली स्लाइड धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर है। अनुच्छेद 25 से 28 तक। यहाँ संविधान एक बहुत ही खूबसूरत संतुलन बनाता है। हम्म, एक तरफ अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की पूरी आजादी देता है। और दूसरी तरफ वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 27 और 28 ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य का चरित्र धर्मनिरपेक्ष बना रहे। मतलब सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए जनता से टैक्स नहीं ले सकती और सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो व्यक्तिगत आस्था और धर्मनिरपेक्ष शासन के बीच का संतुलन। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है अल्पसंख्यकों के लिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। इनकी क्या खास जरूरत थी? इनकी जरूरत ये सुनिश्चित करने के लिए थी कि बहुसंख्यक आबादी के बीच अल्पसंख्यक अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सके और उसे खो न दें। और अनुच्छेद 30? वो उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार देता है। ये भारत के उस विचार को मजबूत करता है जहां विविधता को एक ताकत माना जाता है, खतरा नहीं। अब एक ऐसे अधिकार की कहानी जो पहले था पर अब नहीं है, संपत्ति का अधिकार। ये मूल संविधान में तो एक मौलिक अधिकार था, फिर इसे हटा क्यों दिया गया? ये एक बहुत बड़ा वैचारिक और राजनीतिक फैसला था। आजादी के बाद सरकार भूमि सुधार जैसे कार्यक्रम लागू करना चाहती थी, जैसे जमींदारी प्रथा को खत्म करना। हाँ, लेकिन संपत्ति का मौलिक अधिकार बार बार आड़े आ रहा था। जमींदार अदालत चले जाते थे और कहते थे कि हमारी संपत्ति का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। अच्छा, तो ये एक टकराव था। दशकों तक सरकार और न्यायपालिका में इसी बात पर टकराव चलता रहा। आखिरकार 1978 में 44th संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। तो अब संपत्ति का अधिकार क्या है? अब ये अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, पर मौलिक अधिकार नहीं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि सरकार आपकी संपत्ति ले तो सकती है, लेकिन कानून बनाकर और उचित मुआवजा देकर आप इसके हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, जैसा कि मौलिक अधिकारों के मामले में होता है। और यहीं पर हम सबसे जरूरी अधिकार पर आते हैं। हमारी अगली स्लाइड, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। क्यों? बिल्कुल, आप इसे बाकी सभी अधिकारों की मास्टर की कह सकते हैं। मास्टर की? जी, अनुच्छेद 32 हर नागरिक को ये गारंटी देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो इंसाफ के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी बातें रह जाते। बिल्कुल, यही अनुच्छेद उन्हें असलियत में लागू करवाता है। तो कोर्ट इन अधिकारों को लागू कैसे करवाता है? मैंने रिट्स के बारे में सुना है, ये क्या चीज है? रिट्स न्यायपालिका के हाथ में वो शक्तिशाली उपकरण है। ये 5 तरह की होती हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट ये रिट जारी करके उसे अपने सामने पेश करने का आदेश देता है। ये सरकारी मनमानी पर सबसे बड़ी लगाम है। और बाकी 4? दूसरी है परमादेश, मैंडेमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। कोई सरकारी अफसर काम नहीं कर रहा तो कोर्ट उसे काम करने का आदेश दे सकता है। ठीक है। तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जो निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है। चौथी है उत्प्रेषण, सर्चोरारी, जिससे ऊपरी अदालत निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करती है। और 5वीं, अधिकार मिलकर एक नागरिक को बहुत ताकतवर बनाते हैं। लेकिन जैसा हमने पहले देखा, कुछ सीमाएं भी हैं। अनुच्छेद 33, 34 और 35 इन्हीं सीमाओं की बात करते हैं। जी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुशासन को ध्यान में रखकर बनाए गई हैं। अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि वो सशस्त्र बलों, पुलिस या खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके, ताकि अनुशासन बना रहे। बिल्कुल। और अनुच्छेद 34 उन इलाकों में अधिकारों को सीमित करने की बात करता है जहां मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लगा हो। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन साधने की कोशिश है। जी हाँ, हमेशा वही संतुलन की बात है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमारी आखिरी स्लाइड में सभी 6 अधिकारों का एक सारांश है। एक आम नागरिक के लिए इन सब का क्या मतलब है?
इसका मतलब ये है कि ये अधिकार सिर्फ कानून की किताब में लिखे शब्द नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, ये हर नागरिक की ताकत है, उसकी गरिमा का कवच है। ये हमें याद दिलाते हैं कि सरकार हमारे लिए है, हम सरकार के लिए नहीं। बिल्कुल। और अपने अधिकारों को जानना और समझना ही लोकतंत्र को मजबूत बनाने का पहला कदम है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने संविधान के दिए अधिकारों की एक गहरी समझ हासिल की, लेकिन ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि जहां संविधान हमें इतने सारे मौलिक अधिकार देता है, वहीं एक नागरिक के तौर पर हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं? एक मजबूत और जिम्मेदार लोकतंत्र में अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए? क्या हम सिर्फ अपने अधिकारों की बात करते हैं या उनके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को भी समझते हैं? ये सोचने वाली बात है।